पिछले वीडियो में एक लेख हो गया था यानी भगत सिंह का। आज इसका दूसरा है जो अपने मित्र सुखदेव के नाम में लिखा है। क्या? एक पत्र। जो पत्र होता है, कोई भी अगर दूसरे बारे के बारे में जो लिखता है तो वो अपना विचार लिखता है। पत्र में अपना विचार अपने जो भी दोस्त मित्र के लिखता है, अपने बारे में लिखता है। वही भगत सिंह जो है, जब ये जेल में यानी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु और भगत सिंह तीनों मिलकर जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, उसी के पश्चात जो भगत सिंह को जेल में ले गया तो उसके पश्चात जेल में ही ये पत्र लिखा था। ये पत्र कहाँ लिखा था? जेल में ही लिखा था ये पत्र अपने मित्र किसके नाम? सुखदेव के नाम। भगत सिंह जब कोई भी पत्र लिखता तो वो आज हम समझेंगे कि भगत सिंह का विचार क्या है इस पत्र के माध्यम से, कि भगत सिंह अपने मित्र के बारे में क्या क्या लिखे उस समय कि 12 वर्ष की अवस्था में जब वो क्रांतिकारी में शामिल हुए थे। तो वो अपना पत्र में जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो इस तरह है। वो अपना विचार, ये सब जो है उसका विचार है, और वह इसके माध्यम से क्या कहना चाहता अपने मित्र सुखदेव को, भगत सिंह और उसके मित्र सुखदेव ही समझ सकते हैं। वो कितना डीप में लिखा था ये पत्र, बहुत ही गहन में। तो पहला जो बोल रहे हैं भगत सिंह अपने पत्र में लिखा था सुखदेव के नाम। भगत सिंह अपने पत्र में लिखा है कि व्यक्तिगत प्रेम अधिकारियों के लिए विशेष महत्व नहीं रखता। पहले समझना क्या व्यक्तिगत प्रेम। ये व्यक्तिगत प्रेम क्या होता है कि अगर कोई भी क्रांतिकारी में व्यक्ति शामिल हो जाता है, उसके लिए व्यक्तिगत प्रेम क्या होता है कि उसके माता पिता जो है उससे प्यार करते हैं, मतलब उसके लिए जो कुछ सपना सोचे, जैसे कि हमारा पुत्र आगे जाकर IAS बने, तो वो क्रांतिकारी के लिए विशेष महत्व नहीं रखता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी अगर जो क्रांतिकारी होता है उसका भी कुछ सपना होता है कि हम भी पढ़ लिख कर कुछ बने। लेकिन यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि व्यक्ति जो क्रांतिकारी हैं, अगर देश की भाग की बात करने की बात आए तो उस क्रांतिकारी के लिए अपने जो भविष्य में अपने जो सपना अपना लक्ष्य लिया है उसके लिए वो मायने नहीं रखता। तो उसके लिए सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने व्यक्तिगत प्रेम के बारे में नहीं। ये भगत सिंह अपने किसको कह रहे हैं? यानी अपने मित्र सुखदेव को बता रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रेम क्रांतिकारियों के लिए विशेष महत्व नहीं रखता है। जब हमारे देश की बात आए, आजादी की बात आए, तो क्रांतिकारी उसमें सम्मिलित होना चाहिए, ना कि हमारे लिए सब हमारे भारत की जनता क्या है, माँ बहन हो जाती है। लेकिन जब अगर आप व्यक्तिगत प्रेम की बात करते हैं तो आप उस तरह क्रांतिकारी में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि क्रांतिकारी में शामिल वही हो सकता है जो अपने परिवार, अपने रिलेशन और इत्यादि सभी को त्याग कर शामिल हुए। वो सोच लिया कि हमें अपने देश के बारे में कुछ करना, हमें अपने देश के लिए कुछ करना, तब वह व्यक्ति को कहाँ क्रांतिकारी में शामिल होना चाहिए। ये भगत सिंह जब अपने मित्र सुखदेव को लिख रहे हैं पत्र, उस समय कहे थे। फिर बोले भगत सिंह दूसरा अथीम लिख रहा है, अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है कि आत्महत्या घृणित अपराध है। ये किसको कह रहे हैं? यानी सुखदेव को बता रहे हैं कि भगत सिंह बोल रहा है कि जब हम जेल से बाहर थे उस समय हम अंग्रेजों का किसी तरह का लूटपाट कर जो भागते थे, तो वहां से अंग्रेज हमारे पीछा करते हुए आते थे और हम लोग का छुपने का एक जगह नाम बताया था सहिंसा कुटिया। उस कुटिया कौन कुटिया में छुपता था? सहिंसा कुटिया में। और वही कुटिया में छुपते थे मतलब ये भगत सिंह। तो जब वो मतलब भगत सिंह जब जेल से बाहर थे तो वो सहिंसा कुटिया में छुपते थे, अंग्रेजों से लूटपाट कुछ कर आते थे। उस समय भारत के ही आते, वो बता रहे हैं ये दूसरा पैराग्राफ के माध्यम से, आत्महत्या घृणित अपराध है। तो उसी भारत के आदमी जो है ना, वही सब जिसके लिए हम लड़ रहे थे, जिसके प्रति हम अपने देश को आजाद कराना चाहते थे कि इसका विरोध कर, लेकिन भारतीय का आदमी जो है ना अंग्रेजों के साथ मिलकर वो बता देते थे, या उसके डर के मारे बताए किसी की तरह वो बता देते कि वो सब वहाँ छुपे हैं, जिसके कारण हम और सुखदेव और भी हमारे कई साथी थे उसमें जब हम सम्मिलित रहते थे तो हम उसी समय कहते थे कि आत्महत्या, इसके कारण जो है हम मतलब हमारे अंदर किसकी भावना होती थी? आत्महत्या की। क्योंकि वो तो घर का भी नहीं रहा, क्योंकि उसके माँ पिता जो सपना सोचा था उसको भी ठुकरा कर वो सब कहाँ निकल गए? क्रांतिकारी में। जब क्रांतिकारी में निकल गए हैं तो उसके लिए घर भी नहीं है
और जब हम अपने देश की आजादी कराना चाहते हैं तो यहाँ का जनता यानी हमारे भारत के लोग ही हमें अंग्रेजों के लिए जब छुपते हैं तो वही यार हमको बताता, जिसके कारण हमारे अंदर आत्महत्या का सब मतलब कि आता था, घिरने आत्महत्या के भावना आता था। यही दूसरा माध्यम से बताना चाहते, दूसरे पत्र में अपना विचार प्रस्तुत किए थे। और तीसरा हम बता रहे हैं केवल कष्ट सहकर अपनी देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह अपने विचार लिखे हैं सुखदेव के पास कि केवल कष्ट सहकर ही अपनी देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह बोल रहे हैं सुखदेव को कि जब हम यानी 8 अप्रैल 1929 को जब हमें केंद्रीय अस्पताल में बम फेंका तो अंग्रेजों ने हमें गिरफ्तार करके जब हमें जेल में डाला था तो उस समय हम वहां भी एक क्रांतिकारी बना दिया था। वहां भी क्या कर दिए थे? क्रांतिकारी। क्योंकि हम लोग का जो बहुत अधिक भारतीय जो जेल में था, वो जेल में जो है ना भोजन बहुत कम देता था, जिसके कारण मैं वहां पहले भोजन से स्टार्ट किया था विद्रोह करने के लिए। वहां सर्वप्रथम मैंने एक तरफ से बोलता है क्या, एक तरफ से मैंने खाना ही नहीं खाना शुरू कर दिया। क्या? खाना नहीं, क्योंकि खाना इतना अच्छी तरह नहीं, खराब खाना देता था, जिसके कारण मैंने वहां खाना के लिए सर्वप्रथम सभी जेलर यानी किसी को मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने उसी दिन से ठान लिया मैं आज से भूखा ही रहूं, ताकि उस समय जो सरकार थे ऐसी विडम्बना को देखकर वहां अंग्रेजों के प्रति विरोध कर देते। यही कारण मैंने जेल में जब बंद में किया था उस समय सर्वप्रथम मैंने आंदोलन जेल में कौन सा छेड़ा था? भूख हड़ताल करो। और भूख हड़ताल के पश्चात जब भगत सिंह भूख हड़ताल जेल में कर दिए थे, उसी समय से अंग्रेज जो खिलाने वाला होता है भगत सिंह को भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए उसे 3-4 वो अंग्रेजी सेना पकड़ कर उसके मुंह में जो काढ़ा होता है, वो जो जानवर को नहीं पिलाता, उस तरह उसके मुंह में भोजन को डालते थे कि इसका भूख हड़ताल टूट जाए। तो भगत सिंह कह रहे हैं हमारे मन में तो लग रहा था कि हम मर भी जाए, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उतने दिन भूखे रहे। और इसी के साथ हमारे जेलर में जितने भी थे वो सब भी भूख हड़ताल करने लगे थे वहां भी। यही इसीलिए ये कथन लिखे हैं कि अपनी देश को सेवा करना है तो केवल कष्ट सहकर। कष्ट वहां भी मैंने इसलिए अपने देश की सेवा में हमेशा प्रत्येक मोड़ पर मोड़ क्या है? कष्ट है। ये सुखदेव को कह रहे हैं। फिर 5वां पॉइंट बता रहे हैं चौथा कि विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाती, विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाती है। ये सुखदेव को लिख रहे हैं भगत सिंह कि अगर आपके पास विपत्ति नहीं है तो आप कभी पूर्ण नहीं हो सकते, यानी व्यक्ति को विपत्तियां ही पूर्ण बनाती है। एक भगत सिंह बोला सुखदेव को कि जब हम लोग जिस समय जेल से बाहर थे उस समय हमें अनेक प्रकार की विपत्तियां आई थी। हम घर जाते थे तो जब हम क्रांतिकारी में शामिल थे तो हमें घर से भगा दिया जाता था। जब हम अपने देश के लिए कुछ करने के लिए जाते थे तो वहां से भी हमें ठुकरा दिया जाता था, और हमारे भारत के आदमी भी हमसे क्या मतलब बता जाता था वहां छुपा यहाँ, जिसके कारण हमें प्रत्येक स्टेप बाय क्या मिले? सिर्फ विपत्तियां। अगर हम चाहे जैसे कि हमारे अंदर जो आत्महत्या की बात आ रहा था, हम चाहते तो वहां भी आत्महत्या कर लेते, लेकिन बताते हैं कि आत्महत्या कौन करता? इसके अनुसार ये बता रहे हैं आत्महत्या जो है एक कायर आदमी करता। कौन? कायर, जो संघर्ष से डरता, जो आलसी होता, वो आत्महत्या के लिए तत्पर होता है। भगत सिंह बताया कि जो व्यक्ति इस संसार में संघर्ष से डर जा या काम से डर जा, वह ऐसा व्यक्ति ही क्या करता? आत्महत्या। तो मेरे अंदर भी आत्महत्या की बहुत सी बातें आ रही थी, लेकिन मैंने कभी आत्महत्या नहीं की, क्योंकि मैं जब से वही लिखे हैं कि विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाती, मतलब बता रहे हैं कि हम लोग को भी अंदर जो है ना आत्महत्या की बात आती थी, लेकिन मैं कभी आत्महत्या नहीं किया। मैं जहां गया, जेल गया या बाहर में रहा, हमेशा अंग्रेजों का खुलकर क्या किया? विरोध किया। मैंने संघर्ष करना सीखा। वही सुखदेव को बोल रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि 5वां पॉइंट, सारी जनता के नेतृत्व करने के लिए कष्ट सहन करना ही होगा। मतलब सारी जनता की सेवा के लिए आपको क्या करना होगा? कष्ट। यही उस समय जो जेल की बात बता रहा है कि जब हम जेल में गए थे उस समय भी अपने जो भी हमारे साथी थे वो भी तो जनता के समान थे, हमारे भारत के आदमी, तो उसके समान भी हमने वहां भी सबके अंदर क्या कर दिया? एक आंदोलन की भावना जागृत कर दिया। तो वही बता रहे हैं कि अगर जनता की आपको सेवा करना है तो सिर्फ आपको कष्ट सहकर ही सेवा की जा सकती है।
आगे बोल रहे हैं हमें अपनी लड़ाई पर औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। क्या? औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। औचित्य का मतलब समझना। तो ये बताना चाहते हैं कि औचित्य क्या होता है। औचित्य की मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए जो हमें कुछ, जैसे कि ये होता है कि एक औसत होता है, सत्य होता है। वो कार्य कर रहा था, अगर उससे देश की आजादी हो जाता तो वो औचित्य, एक तरफ से औचित्य रूप से, उचित रूप से कर रहा था। अगर उसकी लड़ाई से हमारे देश की जनता को ही क्या होती, नुकसान पहुंचते हैं, तो वो क्या होता है, अनुचित होता है। तो वो भगत सिंह अपने सुखदेव को यही समझा रहे हैं कि अगर हम जेल में भी हैं, अगर तो हमारी जो है एक तरफ से देश के लिए जो लड़ रहा है, देश के लिए नहीं लड़ रहा है, तो उचित का मतलब हुआ कि जो देश के लिए और सफल हो जाए तो वो क्या होता है, उचित होता है। और अनुचित हुआ कि खूब लड़ रहा है लेकिन हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है, क्या होता है, अनुचित होता है। तो लेखक ये अभी मतलब भगत सिंह यही समझाना चाह रहे हैं अपने मित्र सुखदेव को कि अगर हम जेल में भी हैं तो आपको हिम्मत नहीं हो, आप भी उचित रूप से बाहर में भी आंदोलन छेड़िए। आगे कह रहे हैं अगला पैराग्राफ, मनुष्य को अपने विश्वास, ये समझना, विश्वास पर दृढ़ता पूर्वक अड़े रहना चाहिए। अड़े मतलब खड़े रहना, एकदम निश्चित रूप से, चाहे कितनों। विश्वास क्या होता है कि अगर भगत सिंह जो केंद्रीय असेंबली में जो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, वो चाहता था कि वो अगर सोचते अगर कि हमको नहीं फंसना है तो वह चाहते तो वो झूठ बोल सकते कि हमने बम नहीं फेंका था। लेकिन वो जो पहले से विश्वास यानी दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हमें केंद्रीय असेंबली में क्या करना है, बम फेंकना, उसका विश्वास न, और वह जाकर फेंका भी। और फेंकने के पश्चात जब अंग्रेजी सेना खोज रहे थे कौन फेंका, उस समय भगत सिंह कह भी सकता था कि हमने नहीं फेंका था, डर के मारे। लेकिन इन्होंने दिखाया कि हमें विश्वास है, हमने जिस लक्ष्य को लिया, जिस के लिए मैंने काम कर रहा है, क्योंकि मैंने ये गलती किया तो मैं गलती किया हूं, मैं अपने विश्वास से कभी हटता नहीं हूं, मैं अपने विश्वास पर खड़ा रहा। तो वही होता है विश्वास, कि जब मनुष्य अपने विश्वास पर आए रहता है तो वही विश्वास होता है। विश्वास के बारे में एक कहा जाता है कथन कि एक व्यक्ति था जो बहुत मतलब भगवान की पूजा प्रार्थना करता था, और वह व्यक्ति एक दिन किसी कारण गंगा जी से जा रहा था। तो किसी प्राकृतिक घटना के कारण जो एक नैया तैरने वाला होता है, नाविक था, वो तो देखा प्राकृतिक घटना के कारण कि आ रहा है जिसके कारण मेरी नाव डूब जाएगा, तो तुम मेरे लिए अगर तैरने के लिए जानते हो तो तैरो, या फिर मैं हाथ पकड़ा कर तुम्हें पार कर देता हूँ। तो वो नैया पर से कूद गए, जे इसका नाव था, और वहां से तैर कर निकला। लेकिन वो उससे पूछा, नाविक वाला पूछा कि अगर आपको तैरने के लिए नहीं आता तो चलो हम आपको लेकर चले जाते हैं। लेकिन वो क्या बोला कि मैं बचपन से ही भगवान की क्या करता हूँ, पूजा, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। और जिसके कारण वह भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन प्राकृतिक घटना के कारण जो होना था वो नाव डूबा, और वो भी डूबकर सीधा यमलोक पहुंच गया। जब यमलोक पहुंचा तो वहां यमराज फिर जाकर बहुत चिल्ला रहा था, जो व्यक्ति मारा वो बहुत चिल्ला रहा था। तो यमराज बोला कि तुम काहे इतना चिल्ला रहे हो? बोला कि हम इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि इस संसार में अभी तो कम में चिल्ला रहे हैं। वो पहले ये बोला था हम तो अभी तो कम में चिल्ला रहे हैं, अगर अगला साल जो मेरा जन्म हुआ पृथ्वी पर, वहां चिल्ला कर कहूंगा क्या, कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। तो यमराज पूछा कि भाई क्या बात है, बताएगा तब ना। वो बताया कि एक बार की बात है, एक बार की मतलब कि हम अगले जन्म में जो है पूरा भगवान की भक्ति किए थे, सुबह शाम जब उठते थे भगवान का नाम लेते थे। लेकिन जब वो नाव डूबने वाला था तो मैंने भगवान के नाम लिया, लेकिन कोई भगवान हमें बचाने के लिए नहीं आया, कोई भगवान नहीं होता। तो यही पर बोला कि अगर मैं उस नाविक वाले को बात मान लेता तो वो हमें बचा लेता, तो आज हमें मतलब उस समय पहले यहाँ यमलोक नहीं पहुंचना होता। जिसके कारण फिर वहां से क्या हुआ कि यमराज उससे पूछा कि तुमने किसकी भक्ति की है? तो वो बता पाया कि मैंने तो हनुमान जी की भक्ति की है। तो तुमने हनुमान जी को बुलाया होगा। तो हनुमान जी के पास ले गया। अब हनुमान जी के पास ले गया तो बोला क्या कि देखिए आपकी ये भक्ति करते थे और आपको बुला रहा था जब ये कष्ट में था, तो आप क्यों नहीं गए? कहा कि हम तो जा ही रहे थे कि आधे रास्ते से घुरना पड़ा, क्योंकि जब आधा दूर हम पहुंचे तो ये पुनः राम भगवान को बुलाने लगा।
किसको बुलाने लगा? राम भगवान को। फिर बोला चलो राम भगवान भी, तो उसको राम भगवान भी लग गया। राम भगवान भी गया तो वो वहां भी बोला कि देखिए ये बहुत कष्ट में था, आपको याद कर रहा था लेकिन आप नहीं गए। बोला कि हम तो आधा दूर पहुंच गए थे कि ये जो है ना तुरंत शंकर भगवान को बुलाए। कौन? यही जो हमारे पूजा करते थे। तो फिर वो बोले कि शंकर भगवान को बुलाने लगा, तो वो शंकर भगवान जाएंगे यही सोचकर हम भी नहीं गए। हनुमान जी यही बोला कि जब राम भगवान को बुलाने लगा तो हम भी आधा रास्ता से घुर गए, सोचा राम भगवान जाएंगे। इस तरह वो शंकर भगवान को बुलाने लगा। फिर जब वो व्यक्ति शंकर यमराज उसको लेकर शंकर भगवान के भिड़ गया तो बोला शंकर भगवान भी गया कि देखिए आपका ये पूजा करता था, आपकी याद लिया, कष्ट में था लेकिन आपको पुकारा तो आप नहीं गए। बोला इतना हम जाने से पहले ये तो उस गंगा जी में डूब गया। वो तो क्या हुआ था? उस गंगा जी में डूब गया। तो लेकिन यही हम इस माध्यम से बता रहा है कि भगत सिंह के अनुसार हम कहना चाहते हैं कि ये जो विश्वास क्या चीज है, अगर उस व्यक्ति को एक भगवान पर अगर विश्वास होता तो वो शायद नहीं मरता। तो आज विश्वास क्या चीज है, तो वो विश्वास से आदमी तुरंत अपने हटकता है। कहीं वो कष्ट क्या आ जाता है कि विश्वास से वह तुरंत क्या होता है? हटने लगता है। वही जो एक भगवान का नाम लेता तो वो भगवान मौजूद है, लेकिन तनी को जैसे एनॉक हुआ तो तुरंत शंकर भगवान चल गया, शंकर से तुरंत चल गया राम भगवान, इस तरह बढ़ने लगा। यही बता रहे भगत सिंह कि हम जो जिस उद्देश्य से मैंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका है, अगर हमें ये अंग्रेज कितनों भी डराए धमकाए, गोली मार दे, कुछ भी कर जा, लेकिन हम चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ क्या मैंने इस केंद्रीय असेंबली में क्या फेंके हैं? बम फेंके हैं। तभी मेरा उद्देश्य, मेरा विश्वास क्या होगा? पूर्ण होगा। आगे बता रहे हैं कि लास्ट पंक्ति में अपने मित्र सुखदेव को लिख रहे हैं कि मनुष्य अपने समय की उपज है। मनुष्य अपने समय की क्या है? उपज है। वो मतलब भगत सिंह लिख रहे हैं कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आज हम भगत सिंह, सुखदेव और महात्मा गांधी होते तभी इस समय हमारे देश आजाद होते। ये तो समय की मांग था और मैं इस समय की मांग में क्या हूँ? सिर्फ शरीक हो गया, उसमें सम्मिलित हो गया। बिस्मार्क सोचे कि हमने जो नियम बनाए हैं तो ये नियम के कारण ही आज दुनिया चल रहा है, ऐसा उसका सोचना बिल्कुल गलत है। उस नियम के अनुसार, उस समय के अनुसार, उस समय की मांग था, उसमें बिस्मार्क सिर्फ क्या हुए? शरीक हो गए, वहां नियम देकर वहां से चले गए। आगे बोल रहा है कि भगत सिंह जो है ना सबसे ज्यादा रूसी साहित्य को क्या करते थे? सबसे ज्यादा पढ़ते थे। रूसी साहित्य इसलिए वो ज्यादा पढ़ते थे क्योंकि रूसी साहित्य में कष्ट, प्रेरणा का भाव मिलता था, उस साहित्य में कष्टदायक था। यही कारण भगत सिंह किसको ज्यादा साहित्य, कौन सा साहित्य देता था? रूसी साहित्य को ज्यादा मायने रखते थे। और भगत सिंह के बारे में बोला जाता है इस तरह। तो क्वेश्चन अनुसार, एक पत्र के अनुसार ये हो गया सुखदेव के नाम। अब जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर का देखो। पहला क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर एक लेख पत्र में नहीं करवाए थे ना, प्रोग्राम नहीं करवाए, ठीक है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को राजनीतिक से भाग क्यों लेना चाहिए? ऐसे ही मतलब बता दिए उसी में, विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए नहीं बताएं। जैसे जो लिखना चाहता है लिखेगा, विद्यार्थी देश के कर्णधार हैं, विद्यार्थी देश के कर्णधार हैं। विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के लिए देश का आवाहन विद्यार्थी के लिए ज्ञान है। आगे लिखेगा, विद्यार्थी ही देश का भविष्य है, इसे राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि किसी तरह का समस्या अपने देश के प्रति आए तो विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हो और उस पर आवाज उठाए। इसलिए विद्यार्थी को अपने देश के प्रति राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर या आदर्श कहा? क्वेश्चन लिखेगा, भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है या आदर्श कहा? आंसर लिखेगा, भगत सिंह के अनुसार देश की सेवा करते हुए, कष्ट सहते हुए, देश की सेवा करते हुए, कष्ट सहते हुए फांसी की फंदों पर झूल जाना ही अपने, फांसी की फंदों पर झूल जाना ही अपने देश के लिए
आदर्श या सुंदर मृत्यु। भगत सिंह बोला था जब वो मतलब 23 मार्च 1929 को उसको फांसी लगाया गया था। कब? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को जब उसको फांसी दी गई थी, उस समय भगत सिंह बोला कि हमारी फांसी, अंग्रेजों कह रहे थे हमारी फांसी एकदम खुला जगह में होना चाहिए, जहाँ की हमारी सारी जनता हमें देखे। इस तरह बोले थे। आगे बोल रहे हैं, वैसे तो व्यवहारिक राजनीतिक वाला हो गया क्वेश्चन, वो एक लेख में नहीं बताया। भगत सिंह के अनुसार व्यवहारिक राजनीति क्या, जहाँ हमारे देश के महात्मा गांधी सुभाष चंद्र ऐसे नेता को नाम सुनना ही हमारे क्या होगा व्यवहारिक राजनीति। इस तरह आपका ये एक पत्र खत्म हो गया।